तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जो कि है पॉलिटिकल साइंस का। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने जो है 45 डेज तक का जो है चैलेंज लिया हुआ है। इस 45 डेज तक के चैलेंज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं। और ये टोटली जो सारे क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ ना एमसीक्यू के, ये एनसीईआरटी की बुक से ही बना रहा हूँ, ठीक है। और आज का जो चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये बेसिकली ना लिखने वाले क्वेश्चन इसमें से ज्यादा बनते हैं और एमसीक्यू वाले जो है ना एक आध ही बनता होगा जो बनता होगा, वरना अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सारा क्वेश्चन ये बनता हुआ है। मैं तो सजेस्ट करूंगा ये चैप्टर जा करके एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से भी, तभी आप लोगों को सुरक्षा के बारे में थोड़ी बहुत समझ डेवलप होगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि मिड टर्म और प्री बोर्ड के अंदर खराब नंबर आए तो आपके बोर्ड के अंदर भी खराब नंबर आएंगे, तो जी मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी आप बोर्ड के अंदर अच्छे से कर सकते हो, पेपर का जहाज बना सकते हो बोर्ड के अंदर, ठीक है। लेकिन आप पहले पेपर कर देना, उसके बाद जहाज बना के उड़ाते रहना वहां पर, ठीक है जी। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है कि 95% का जो है लक्ष्य प्राप्त कर रखा है। देखो, लक्ष्य अगर जब बड़ा रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है 90 नंबर या 85 नंबर तो आपके 101% श्योरिटी आ जाएंगे, आएंगे आएंगे, ठीक है। और अगर आप लक्ष्य ही 80 नंबर का रखोगे तो ट्रस्ट मी 60 या 70 से बीच में ही रहोगे, इससे ऊपर बढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेली के हम 5 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के पोस्ट करते रहते हैं। आपको करना क्या है, सीधा मेरे चैनल पे जाना, चैनल के जाने के बाद कम्युनिटी का एक सेक्शन होता है, वहीं पर जाना है। जाने के बाद आप देखेंगे कि हर एक क्वेश्चंस को मैं डेली बेसिस पे पोस्ट कर रहा हूँ 5 क्वेश्चंस। जैसे ही आप जाएंगे तो सीधा क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करने के बाद ऑप्शन पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको राइट आंसर भी मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जाकर करिएगा। और बहुत सारे बच्चों को जो है प्लेलिस्ट नहीं मिल पा रही है कि कहाँ पर है, मतलब पूरी की पूरी जो इकट्ठी वीडियो है डे 1 से लेकर के अभी तक जितना हमारा डे 9 चल चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आपको ऐसे ही कुछ दो सेक्शन जो है खुल जाएंगे, जहां पर देखिए लिखा भी है क्लास 12th हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू सीरीज। इन दो को जाकर के डे वाइज देखिए, अच्छे से मैंने अरेंज कर रखा। और ये आपको पता ही है, हमारा सुकून है, डे 9 हिस्ट्री का ऑलरेडी बन चुका है और आज अभी पॉलिटिकल साइंस का बना ही रहा हूं मैं ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि कुछ बातें हैं जो आप जरा जान लीजिए, वो क्या है। थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि ये चैप्टर ना थोड़ा सा इजी है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को हार्ड भी लगता है ये। अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं जानोगे तो गया भाई, पूरा मामला बेकार हो जाएगा। अब शुरू करते हैं, जरा एक बार बता देता हूँ। सुरक्षा, सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ होता है, उसका मतलब क्या होता है सुरक्षा का, उसका अर्थ होता है खतरे से आजादी। क्या होता है, खतरे से आजादी, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, भय से मुक्ति। ये दो शब्द है जिसका बुनियादी अर्थ जो है इसका यही होता है। अरे यार, भुक्ति लिख दिया बेसिकली, ये मुक्ति है भाई, है ना। टैब पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इस वजह से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट चीज आपको क्या रखनी है कि सुरक्षा के जो प्रकार हैं, सुरक्षा के प्रकार, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा जानना है, वो क्या है। सुरक्षा के जो है बेसिकली दो प्रकार होते हैं जी, ठीक है। क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जिसे क्या बोलते हैं हम, परंपरागत प्रकार, परंपरागत सुरक्षा, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, पारंपरिक सुरक्षा, ठीक है जी। और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, गैर परंपरागत या फिर अपरंपरागत। पूरा नहीं लिख रहा, याद रखिएगा। तो ये जो है परंपरागत सुरक्षा या फिर पारंपरिक, जिसको हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी भी बोलते हैं, इसके अंदर बेसिकली हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला होता है आपका बाहरी सुरक्षा, बाहरी, जिसको हम कभी कभार बच्चों को कन्फ्यूजन में डालने के लिए ऐसे लिख देते हैं बाह्य सुरक्षा। और दूसरा होता है आपका आंतरिक सुरक्षा। आवाज आ रही होगी, जहाज पे जा रहा है कोई। आंतरिक सुरक्षा, ठीक है जी। ये दो सुरक्षा जो है इस परंपरागत या पारंपरिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। गैर पारंपरिक सुरक्षा के अंदर जो है बेसिकली मानव सुरक्षा, मानव सुरक्षा, और दूसरा आता है आपका विश्व की सुरक्षा। ये दो चीजें जो है इसके अंदर आते ही आते हैं, ठीक है। अब आपको इनमें मोटा मोटी बातें जो है वो क्या जाननी है कि ये जो परंपरागत सुरक्षा है, ये जो है ना राष्ट्र की सुरक्षा से रिलेटेड है ये, ठीक है। और ये जो गैर परंपरागत है, ये मानव की सुरक्षा से रिलेटेड है। मतलब क्या, अगर भारत है तो भारत के ही बंदे सुरक्षित होंगे, भारत की अंदर कोई भी लड़ाई वगैरह ना हो, कोई धार्मिक लड़ाई वगैरह ना हो। ये सब चीज़ें जो है पारंपरिक सुरक्षा थी, मतलब बहुत पुरानी सोच हुआ करती थी ये चीज़ें। लेकिन अब प्रेजेंट में 2024 के अंदर सभी लोग बोलते हैं कि भाई कहीं का भी व्यक्ति हो, कहीं का भी इंसान हो, बट इंसान होने के नाते आपकी सुरक्षा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो बेसिकली गैर परंपरागत, जो कि प्रेजेंट मॉडर्न वाला सुरक्षा के बारे में बात की जा रही है। तो जो
परंपरागत सुरक्षा है जिसको हम ट्रेडिशनल पुराना वाला बोल रहे हैं, इसके अंदर दो चीजें आती है। वो क्या है? पहला बाहरी सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा का मतलब क्या है? देखिए, एक बॉर्डर है, मान लीजिए हमारा प्यारा सा भारत है, ये थोड़ा सा खाता पीता सा लग रहा है क्या? हाँ, खाता पीता सा मान लीजिए भारत है हमारा। इस भारत के अंदर बॉर्डर से बाहर जो देश है उनसे सुरक्षा की बात की जाती है बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत। मतलब चीन कभी भी अगर हमें हमारे ऊपर अटैक कर देगा, हमारे लिए खतरा है, तो मतलब बाहरी देशों से सुरक्षा की बात की जाती है बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत। और वैसे ही आंतरिक सुरक्षा के अंदर क्या होता है कि बॉर्डर के अंतर्गत, बॉर्डर के अंदर से ही जो लोग धर्म से रिलेटेड लड़ाई वगैरह करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, है ना, या फिर जो नक्सलवाद वाला जो अटैक है, जो अंदर ही देश के होते हैं, उसको बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा। मतलब दोनों ही तरह की सुरक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सुरक्षा इस समय पर मानव की सुरक्षा, यानी कि जो मॉडर्न लेवल वाली है, गैर परंपरागत या फिर गैर पारंपरिक सुरक्षा बोलते हैं जिसे हम, जिसके अंतर्गत मानव सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा शामिल है। इसके अंदर हमें किससे किससे सुरक्षा ये चाहिए हमें? बेसिकली एक तो हो गया आपका आतंकवाद हो गया, है ना, और वैश्विक गरीबी हो गया, मतलब विश्व स्तर पर जो गरीबी है उससे आज़ादी चाहिए हमें, है ना, सुरक्षा चाहिए हमें। या फिर हम बोल सकते हैं जो महामारी वाली जो बीमारियां होती हैं उनसे सुरक्षा चाहिए, जैसे कि कोरोना वायरस अभी हाल फिलहाल में ही आया था। तो ये कुछ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको भी बताया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है मैंने, बट हाँ आपको याद होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से 5 ही क्वेश्चन मैंने डाले हैं, बिकॉज आपको मैंने भी समझाया ना, तो थोड़ा वीडियो लेंथ हो जाएगा बड़ा, तो उसको छोटा रखने के लिए ही 12 से 13 मिनट रखने के लिए ही मैंने थोड़ा सा 5 ही क्वेश्चन डाले हैं इस बार के लिए। देखिए, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक किसे माना जाता है? ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, जिसका राइट आंसर क्या है? सैन्य खतरा। सैन्य खतरा को जो है सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है किसी भी देश के अंदर। यहाँ लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, देख लीजिएगा, सैन्य खतरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि युद्ध की स्थिति में सरकार के पास कौन कौन से विकल्प होते हैं? ये जितने भी क्वेश्चन बना रहा हूं ना मैं आपका, ये टोटल ही एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, उसी से ही बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं? पहला बोल रहा है कि आत्मसमर्पण, दूसरा बोल रहा है कुछ हाथ ना लगने देना, तीसरा बोल रहा है हरा देना। मतलब क्या? आत्मसमर्पण तो समझ गए, बिना लड़ाई लड़े सीधा बोल दे भाई मैं हार मानता हूँ, जाके उसका गुलाम बन जाओ। दूसरा बोल रहा है कि कुछ हाथ ना लगने देना, मतलब ये कि जब उसने अटैक करा, यानी कि जब वॉर चल रही थे, वॉर को इस हद तक लेकर के जाओ कि दुश्मन के हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं मेरे पास लेने के लिए, मेरे से कुछ लेने के लिए उसके हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं। और तीसरा बोल रहा है इतना स्ट्रांग रहो कि तुम दूसरों को हरा दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ही ऑप्शंस के बाद जो है बात की जाती है। और पढ़ लीजिएगा जरा पूरा पैराग्राफ, काफी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इतना लंबा स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने डाला हुआ है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अपरोध किसे कहते हैं? जी, अपरोध आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? रोक और संतुलन है भाई। रुक और संतुलन हो गया, रोक और संतुलन की बात की जाती है इसके अंदर। ठीक है जी, तो यहां जाकर के देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? अलकायदा। आप सभी को पता होगा कि अलकायदा जैसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन होते हैं, तो बोल रहा है कि अलकायदा नामक जो संगठन है वो किसके नेतृत्व में था? तो आपको पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओसामा बिन लादेन। तो ये आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ओसामा बिन लादेन वो वही बंदा है जिसने 9/11 का अटैक भी किया था। 9/11 का मतलब क्या है? 9/11 2001 की बात की जा रही है, मतलब 9 सितंबर की बात की जा रही है। ठीक है जी, अरे यार 9 सितंबर नहीं, 11 सितंबर होगा ये। ठीक है, मतलब वो लोग जो है ना महीना बाद में लिखते हैं, डेट पहले लिख देते हैं वो लोग। ठीक है, दोबारा गलत बता दिया, महीना पहले लिखते हैं, डेट बाद में लिखते हैं, ईयर फिर बाद में लिखते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। हमारे में क्या होता है इंडिया में, पहले डेट लिखते हैं, फिर महीना लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। काफ़ी कन्फ्यूजिंग है ये भी चीज़ भी। तो ये कब हुआ था ये देख लीजिएगा ना। तो ये ओसामा बिन लादेन है जो कि अलकायदा वाला संगठन है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, मैंने ये डाल दिया कि 9/11 के हमले को किस आतंकवादी संगठन ने अंजाम दिया था? तो आप सभी को पता चल चुका है, इसका राइट आंसर क्या है? अलकायदा वाले ने दिया था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? ओसामा बिन लादेन। और यहाँ पे देख लीजिएगा लिखा हुआ है, डेली के 5 क्वेश्चन में पोस्ट कर रहा हूँ, जा करके देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।